मुसलमान अगर पंक्चर बनाते, इनको देश का इतिहास पता नहीं है कि मुसलमान के ही वजह से आज ये देश आजाद हुआ। आज प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो किसी अंग्रेज के घर में आप भी लेटरिन साफ कर रहे होते। तो मोदी जी को देश के विकास से मतलब नहीं है, मोदी जी को मुसलमानों को परेशान करने से ही मतलब है बस। वक्त सिर्फ एक कानून नहीं है ना, ये मुसलमानों के रूह का मसला है, ये कब्रिस्तानों का मसला है, ये मदरसों का मसला है, ये हमारी ईदगाहों का मसला है। बीजेपी वाले काफ़ी मेहरबान है। मोदी जी तो कहते हैं कि अगर वक्फ बिल नहीं आता तो मुसलमान लोग पंक्चर बनाते हैं। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी अनाप शनाप बयान मुसलमानों के खिलाफ, मोदी जी के जितने भी लोग हैं फेवर में कर रहे हैं वो तो ऐसे बस दिखावा के लिए कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, लेकिन कहीं से भी मुसलमानों के हमदर्द नहीं है वो। क्या वक्त आप क्या इस स्टेटमेंट को सरकास्टिक वे में लेते हैं? उन्होंने बोला कि मुसलमान पहले पंक्चर बनाता था, तो मैं समझ नहीं पा रहा, ये तारीफ कर रहे हैं क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुसलमान अगर पंक्चर बनाते, इनको देश का इतिहास पता नहीं है कि मुसलमान के ही वजह से आज ये देश आज़ाद हुआ। आज प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो किसी अंग्रेज के घर में आप भी लेटरिन साफ कर रहे होते, है ना। ये सैकड़ों हजारों उलमाए कराम को दिल्ली से लेकर लाहौर तक पेड़ से लटका दिया गया था। जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम योगदान रहा था, तब आज ये हिंदुस्तान रहा, ये देश आज़ाद हुआ है। मोदी जी को ये पता नहीं है शायद। आप लोगों ने तो बहुत एहतजाज किया वक्फ बिल को लेकर, अब तो वो कानून बन चुका है, अब क्या? और भी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं MIM के जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने पूरा दिन अपना कल कोर्ट में बिताया है ना। सैकड़ों याचिकाएं डाली गई है मुसलमानों की तरफ से, उस पर सुनवाई होगी। आज देखिए कानून बन गया तो क्या हम लोग इस कानून को चुनौती देंगे? वक्फ सिर्फ एक कानून नहीं है ना, ये मुसलमानों के रूह का मसला है, ये कब्रिस्तानों का मसला है, ये मदरसों का मसला है, ये हमारी ईदगाहों का मसला है। देखिए, नॉन मुस्लिम को क्या फ़र्क पड़ेगा? नॉन मुस्लिम जो हैं, जो मोदी के चाहने वाले लोग हैं, तो मोदी को तो ये लगता है कि भाई हम मुसलमानों के खिलाफ जो भी चीज़ लाएंगे, जो कानून लाएंगे, कुछ भी पास करेंगे, तो इससे बीजेपी के जो वोट बैंक है इसमें बढ़ोतरी होगी और हो भी रही है। तो मोदी जी को देश के विकास से मतलब नहीं है, मोदी जी को मुसलमानों को परेशान करने से ही मतलब है बस। भाई आज ये नया थोड़ी बढ़ा है, रोज़ हमेशा बढ़ रहा है। हर 2-4-6 महीने पे गैस को क्या पूछिए आप, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, दवाइयों के दाम बढ़ गए, जो ज़रूरियाती ज़िंदगी को जीने के लिए आम आदमी के लिए जो रोजी रोटी जो बसर करते हैं ज़िंदगी में, तेल, साबुन, चना दाल, मसूर दाल, चावल, सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। MIM अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी 2020 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी थी सीमांचल में, जिसमें हम लोग 5 सीट हासिल किए थे। 5 सीट में हमारी कामयाबी हुई थी। किसी वजह से हमारे 4 MLA भाग गए, लेकिन अब जो है 2025 में इंशाअल्लाह जो हालात दिखने को मिल रहा है, सीमांचल में कम से कम 14-15 सीट हम लोग हासिल करेंगे। सर, अररिया हमारा है, जो कि है किशनगंज का 4 है। अररिया के कौन कौन से सीट है? अररिया है, सदर है, जो कि है 2 हो गए जी। और बताइए। किशनगंज है, कोचा धामन है, किशनगंज में 5 सीट है, 5 जीते। बहादुरगंज है, इंशाल्लाह हर हाल में जीतेंगे। कटिहार में बताइए। कटिहार में बलरामपुर है, कटिहार है। 5 और 2 7, 5 और 2 7। आप डेटा बताइए। बता तो रहे हैं। जी बता तो रहे हैं। 5 हो गए किशनगंज के, 2 हो गए अररिया, 5 2 7 हो गए। अब कटिहार बलरामपुर हो गए, 7 2 9 हो गए जी। अब पूर्णिया के हो गए आपको बैसी अमोर 9 2 11। तो ऑलमोस्ट कितने सीट पर जीत पाएंगे इस बार आप लोग? हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग 14-15 सीट पे कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो अच्छे मानसिकता के नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं, जो सेकुलर मिजाज के हैं, वो हमको वोट करते हैं। मुझे भी 1700 वोट आया नॉन मुस्लिम का। मैं अररिया विधानसभा से MIM का उम्मीदवार रहा 2020 में। 1700 वोट हमको तकरीबन नॉन मुस्लिम का आया है। क्यों आया? जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं वो वोट करते हैं। क्या विचारधारा? नॉन मुस्लिम क्या देखेंगे वक्फ बोर्ड में कि आपके साथ जुड़े? सिर्फ वक्फ बोर्ड का मसला नहीं है। नॉन मुस्लिम देखते हैं कि भाई देश में जो राजनेता हैं, इनकी पॉलिसी क्या है, ये किसके हक के लिए लड़ते हैं। हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कभी मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं लड़ते, बल्कि वो दलितों के लिए लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, मजलूमों के लिए लड़ते हैं। मजलूम में सारे समुदाय के लोग आते हैं, जो सताए हुए लोग हैं। देखिए सर, अब तक तो MIM में मेरे अलावा कोई है नहीं, अररिया विधानसभा की बात अगर की जाए तो। और अररिया ही नहीं बल्कि बिहार फाउंडर मेंबर में से भी मैं एक हूँ। मैं दिन रात लगातार मेहनत और कोशिश कर रहा हूँ। अब तक तो मैं ही हूँ, अभी तक किसी दूसरे लोगों ने पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, और चुनाव का वक्त भी बहुत करीब है, 5 महीना बचा हुआ है। तो इससे मुझे लगता है कि भाई पार्टी में जो काम करेगा, है ना, तो पहली प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए। और अब तक मैं ही सिंगल हूँ यहाँ से।
देखिए, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ही इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं कि वो कब घोषित करेंगे। आप कौन से कुछ कहना है? नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। हमारे सदर है, वो बिहार के अध्यक्ष हैं, और जैसे अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बेबाक आवाज़ हैं, वैसे हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो है पूरे बिहार के मुसलमानों की बेबाक आवाज़ है। देखिए, दूसरी पार्टी का तो सवाल ही नहीं होता है। मैंने मेहनत की है, मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। जाहिर सी बात है, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, है ना। हमने मेहनत करके अपने मुकाम को एक हासिल किया है, तो चुनाव तो मैं हर हाल में लड़ूंगा ही, क्योंकि आवाम की खिदमत मेरा मकसद है। मेरे विधानसभा वासी से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके सुख दुख में आपकी बात को रखता हो, आपके सुख दुख में आपके साथ हो, और फासिस्ट ताकतों को ना मजबूत करके सेकुलरिज्म के साथ आपके लिए हक और इंसाफ की आवाज़ को उठाता हो। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।